हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं संकुल यौगिक या उपसंयोग यौगिक होते क्या हैं। ध्यान से समझें। संकुल यौगिक या उपसंयोग यौगिक यह एक योगात्मक यौगिक का भाग है। आपको बताया गया था कि योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दिक् लवण, ठीक है, एक होता है आपका दिक् लवण और दूसरा होता है आपका संकुल यौगिक, ठीक है। तो दिक् लवण के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे संकुल लवण, संकुल यौगिक के बारे में। संकुल यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, ठीक है। बनते कैसे हैं? तो इसका निर्माण जो है ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से दिक् लवण को बनाते हैं। जिस तरह से डबल साल्ट को बनाते हैं, दिक् लवण को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से उपसंयोग यौगिक अर्थात संकुल लवण को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसके लिए एक बीकर में, ठीक है, एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के जली विलयन को मिश्रित करके शुष्क कराते हैं, ठीक है। कब तक कराते हैं? ठीक है, इसका वाष्पन कराते हैं कब तक? जब तक कि शुष्क न हो जाए। एक बीकर लेंगे, उस बीकर में पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के जली विलयन को मिश्रित कर लेंगे। मिश्रित करने के बाद इसका वाष्पन करेंगे। इसको क्या करेंगे? वाष्पीकृत करेंगे। कब तक? जब तक कि यह सूख न जाए, जब तक कि यह शुष्क न हो जाए, ठीक है। शुष्क होने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक संकुल यौगिक प्राप्त होगा, एक उपसंयोग यौगिक प्राप्त होगा। इसका समीकरण देखते हैं, देखिए ध्यान से। पोटेशियम साइनाइड KCN, फेरस साइनाइड FeCN ट्वाइस, इन दोनों को जल में घोला गया। एक्वस सॉल्यूशन है, जली विलयन है, इनको घोला गया। घोलने के बाद इसको शुष्क होने तक वाष्पीकृत किया गया। वाष्पीकृत करने के बाद आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्राप्त हुआ, K4FeCN6 प्राप्त हुआ, जो क्या है? एक संकुल यौगिक है, एक उपसंयोग यौगिक है, ठीक है। जब किसी उपसंयोग यौगिक को जल में घोला जाता है तो सिर्फ 2 आयन देते हैं, ठीक है। जब किसी उपसंयोग यौगिक को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जल में घोलते हैं तो इससे आपको केवल सिर्फ 2 आयन ही प्राप्त होते हैं। देखें उदाहरण, इसमें एक साधारण धनायन मिलता है और एक संकुल ऋणायन मिलता है। एक साधारण धनायन मिलेगा और एक संकुल ऋणायन मिलेगा। देखें, यह आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4FeCN6, ठीक है। इसको जली विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में घोल रहे हैं, जिससे आपको एक धनायन मिलेगा 4K+ और एक ऋणायन मिलेगा FeCN6 4-। तो जब किसी संकुल यौगिक को जल में घोलते हैं तो एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त होता है। ऋणायन क्या होता है? संकुल ऋणायन प्राप्त होता है। एक साधारण धनायन 4K+ और एक संकुल ऋणायन FeCN6 4- प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन देखिए ध्यान से, एक संकुल धनायन और एक सामान्य ऋणायन भी मिल सकता है। साधारण धनायन साधारण ऋणायन मिल सकता है, ठीक है। संकुल धनायन साधारण ऋणायन मिल सकता है, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन भी मिल सकता है। संकुल धनायन साधारण ऋणायन देखें ध्यान से, यह है आपका संकुल यौगिक CONH3 6Cl3, यह एक संकुल यौगिक है। जब इसको जल में आप घोलेंगे तो यह आपको एक संकुल धनायन प्राप्त होगा, CONH3 6 यह क्या है? आपका संकुल धनायन है। और एक साधारण ऋणायन प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जब संकुल यौगिक को जल में घोलते हैं, ठीक है, जैसे पहला उदाहरण आपने देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, K4FeCN6 का,
जिसमें हमें एक साधारण धनायन मिला, ठीक है, और एक हमें FeCN64 माइनस एक संकुल ऋणायन मिला। दूसरा आपने देखा कि जब एक संकुल यौगिक CONH36Cl3 को घोला गया तो हमें एक संकुल धनायन और एक साधारण ऋणायन मिला, संकुल धनायन और एक साधारण ऋणायन मिला, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा उदाहरण आप ध्यान दें। यह एक आपका एक संकुल यौगिक है CONH36CrCN6। इसको जब आप जल में घोलते हैं तो आपको संकुल धनायन और संकुल ऋणायन बनता है। संकुल धनायन मिलता है CONH36 3+ और संकुल ऋणायन मिलता है CrCN6 3-। तो इस तरह से आपने देखा कि जब किसी संकुल यौगिक को जल में घोलते हैं तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, यह हमें संकुल यौगिक पर निर्भर करता है क्या मिलेगा। तो इस दौरान आपको एक संकुल ऋणायन मिलेगा, साधारण धनायन मिलेगा, संकुल धनायन मिलेगा, साधारण ऋणायन मिलेगा, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब आप देखते हैं परिभाषा, संकुल यौगिक का डिफिनीशन कैसे देंगे, परिभाषा कैसे देंगे, इसको हम लोग समझते हैं। परिभाषा देखें ध्यान से। जब दो अस्थाई आणविक यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप, जब दो अस्थाई आणविक यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक जिसकी पहचान ठोस और विलयन अवस्था में बनी रहती है, जिसकी पहचान ठोस अवस्था में भी बनी हो, विलयन अवस्था में भी बनी रहती हो, और इसके गुण इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होते हों, इसके जो गुण होगा जिससे यह बने होंगे उससे भिन्न होता है, इन्हें उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो उपसंयोजन यौगिक होते कौन है? ऐसे यौगिक जिनकी पहचान ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में बना रहता है और इनके गुण इनके अवयवी कणों से जिनसे यह बने हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होते हों, ऐसे यौगिक को उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। बनते कैसे हैं ये? जब दो अस्थाई आणविक यौगिक के संयोग से बनते हैं, दो अस्थाई आणविक यौगिक के संयोग के परिणाम स्वरूप यह आणविक यौगिक बनते हैं, जो अपना पहचान ठोस और विलयन दोनों अवस्था में बनाए रहते हैं, और इनका गुण जो होता है इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे यौगिक को कहा जाता है उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि संकुल यौगिक को जल में घोलने पर, ठीक है, संकुल धनायन मिलेगा, साधारण ऋणायन मिलेगा, संकुल ऋणायन मिलेगा, साधारण धनायन मिलेगा, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थे आपके संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर दिक् लवण और संकुल यौगिक में अंतर के बारे में पढ़ा जाएगा।